मैं फिर कहता हूँ कि जिनको दिलचस्पी है उनको ही हमारे साथ आना चाहिए। आज 15 मार्च 2025 है। ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब 91 साल पहले यानी कि 15 मार्च 1934 के दिन बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे माता बिशन कौर की कोख से एक अद्वितीय बालक के रूप में उनकी पहली संतान का जन्म उनके ननिहाल बुंगा साहब में हुआ था। बुंगा साहब में उन दिनों एक मशहूर संत हुआ करते थे जिनका नाम था कांशीराम। इलाके में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संत कांशीराम को न जानता हो। इस अद्वितीय बालक की नानी ने कहा था कि मैं तो अपने बालक का नाम कांशीराम ही रखूंगी। मतलब ये है कि ये भी संत कांशीराम की तरह ही दुनिया में बड़ा मशहूर होगा और खूब नाम कमाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब की। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। बुंगा साहब जहां मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म हुआ, ये स्थान उनके पैतृक गांव खवासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अद्वितीय बालक कांशीराम ने जैसे ही भोर में अपने जन्म लेते ही पहली किलकारी भरी तो जैसे कह रहा हो कि बाबा साहेब, आपके अपमान और छल बल का बदला चुकाने के लिए मैं आ गया हूँ। अगर हमें अम्बेडकर का सपना साकार करना है। माता बिशन कौर और पिता हरि सिंह के घर रामदसिया चमार समुदाय में जन्मे इस अद्वितीय बालक के 3 भाई और 4 बहनें थीं, जिनमें मान्यवर कांशीराम साहब सबसे बड़े और सबसे लाडले थे। शिक्षा के मामले में मान्यवर कांशीराम साहब एक होनहार छात्र माने जाते थे। तत्कालीन समय में रोपड़ के रामदसिया सिख पंथ में BSc तक पढ़ाई करने वाले अकेले मान्यवर कांशीराम साहब ही थे। 1956 में उच्च शिक्षा लेने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हुए उन्होंने कुछ समय तक देहरादून स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में नौकरी भी की। इन दिनों उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण के मौके पर अपनी 22 साल की उम्र में पहली बार बाबा साहेब का नाम सुना था। देहरादून में 2 साल नौकरी करने के समय ही 1958 में महाराष्ट्र के पुणे शहर स्थित केंद्र द्वारा संचालित सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव में उन्हें संशोधन वैज्ञानिक के तौर पर उच्च अधिकारी के रूप में नौकरी का बुलावा आता है और मान्यवर कांशीराम साहब पुणे आ जाते हैं। वहीं पुणे शहर जो कभी 1932 में अंबेडकर और गांधी के समझौते का साक्षी बना था, आज ऐसा महसूस होता है कि ये मात्र संयोग नहीं है, अपितु प्रकृति ने किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्वयं ये आयोजन रचा था। किसी नए पर्व के आगमन का ये शुभ संकेत था। भारत माँ के सच्चे सपूतों शत शत तुम्हें नमन है हो। पुणे नौकरी के दौरान 1963 और 64 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन को एक नया मोड़ ही दे डाला। दरअसल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सक्लूसिव में 1963 के अंतिम माह में साल 1964 की जो छुट्टियां तय की जा रही थीं, उनमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। इसके स्थान पर तिलक जयंती और दीपावली की एक अतिरिक्त छुट्टी और बढ़ा दी जाती है। अधिकारियों के इस भेदभावपूर्ण रवैये से अनुसूचित जाति के कर्मचारी आहत तो हुए, परंतु उनमें विरोध करने का साहस नहीं था, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों से वो बहुत डरा करते थे। ऐसे में दीना भाना नामक एक चतुर्थ श्रेणी के वाल्मीकि कर्मचारियों ने इस निर्णय का डट कर विरोध किया। दीना भाना जी के इस दुस्साहस के लिए उन्हें नौकरी से निलंबित भी कर दिया गया था। उन दिनों दीना भाना जी उसी विभाग में कार्यरत थे जिसमें मान्यवर कांशीराम साहब संशोधन वैज्ञानिक उच्च अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। दीना भाना जी के निलंबन से मान्यवर कांशीराम साहब बेचैन हो उठे और उन्होंने दीना भाना जी के पक्ष में व्यवस्थापन के खिलाफ कर्मचारियों को संगठित करना शुरू कर दिया। दीना भाना जी की कानूनी लड़ाई भी लड़ना शुरू कर दिया और इस लड़ाई के अंत में मान्यवर कांशीराम साहब विजयी हुए और दीना भाना जी की नौकरी फिर से बहाल हुई।
साथ ही साथ अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की भी छुट्टी बहाल करनी पड़ी। इसी दौरान एक कर्मचारी साथी D.K. खापर्डे जी ने बाबा साहेब द्वारा लिखित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़ने के लिए दी और इस किताब के पढ़ते ही मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन पूरी तरह से बदल गया। मान्यवर कांशीराम ने देखा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस मनुवादी व्यवस्था का लाभ सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को मिला है, जबकि जो लोग इस व्यवस्था के शिकार बने हुए हैं उनकी संख्या 100 में 85 है। सिर्फ 15% लोग ही देश के शासन और प्रशासन पर जाति के आधार पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए हैं और ये बहुसंख्यक समाज आज भी गुलामी और लाचारी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है, ये राजपाट हमें वापस लेना है। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर मान्यवर कांशीराम साहब बेचैन हो उठे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण मिशन और मनुवादी व्यवस्था के शिकार दलित शोषित समाज की वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से समझने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब इस नतीजे पर पहुँचे कि बहुसंख्यक समाज जाति उपजाति के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है और हर टुकड़ा एक अल्पजन समाज है जो सिर्फ अपने बलबूते पर लड़ने में असमर्थ है। वो जान गए थे कि जब तक ये सारे अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर बहुजन समाज में परिवर्तित नहीं हो जाते, तब तक उन्हें देश के शासन और प्रशासन में भागीदारी और सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर कभी नहीं मिल सकता। ये हमें किसी की मेहरबानी से नहीं लेना है। यही वो समय था जब दीना भाना जी को नौकरी पर बहाल करने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब अपनी नौकरी पर जाना छोड़ देते हैं और अपने घर के लिए एक 24 पेज का पत्र लिखते हैं, जिसमें वो अपने जीवन के उद्देश्य बिंदुवार लिखते हैं कि मैं अब कभी वापस नौकरी पर नहीं जाऊंगा और ना ही कभी अपने घर वापस आऊंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, परिवार नहीं बसाऊंगा, बहुजन समाज ही मेरा परिवार होगा, कोई किसी तरह की संपत्ति जमीन जायदाद मेरे नाम नहीं होगी। और इसी के साथ एक और शपथ वो लेते हैं जो कम ही लोगों को मालूम है क्योंकि उसका जिक्र ज्यादा नहीं हुआ है। साल 1982 में आगरा की एक मीटिंग के दरमियान, जिसमें कि मैं खुद भी मौजूद था, उन्होंने बताया था कि मैंने सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के एक ऐसे काम को अपने हाथ में लिया है, इसलिए वो कहीं भी और कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं, अतः मेरा कफन हर वक्त मेरे साथ होगा। 24 पेजी पत्र में लिखी मान्यवर कांशीराम साहब अपनी कस्मों के प्रति इतने दृढ़ निश्चयी थे कि 25 अक्टूबर 1982 को जब मान्यवर कांशीराम साहब के पिताजी की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उस समय अपने गांव खवासपुर में मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब के जालंधर में मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी, घर से बार बार बुलावा आने के बाद भी कांशीराम साहब घर नहीं गए। 3 दिन तक उनके पिताजी का शव घर पर ही रखा रह गया। मान्यवर कांशीराम का इंतजार होता रहा, लेकिन कांशीराम साहब घर गए तो गए ही नहीं। जिंदगी का बहुत सा समय समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगा। यूं ही कोई कांशीराम नहीं बन सकता। अब कुछ मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाए गए संगठनों के बारे में आपको बताते हैं। साल 1973 में अपने चंद साथियों के साथ पुणे छोड़ने के बाद दिल्ली के 5323 हरध्यान सिंह रोड, रैगपुरा, करोल बाग में उन्होंने 2 छोटे छोटे कमरों में अपना कार्यालय स्थापित किया था। इसी कार्यालय से पूरे देश भर का दौरा करते हुए 5 साल में मान्यवर कांशीराम साहब ने 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को अपने बहुजन आंदोलन से जोड़कर 6 दिसंबर 1978 को बर्थ ऑफ बामसेफ घोषित कर दिया था। इसके बाद 6 दिसंबर 1981 को मान्यवर कांशीराम साहब DS4 यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति को बनाते हैं। इसके 2 साल बाद ही 6 दिसंबर 1983 को मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने वाले थे, लेकिन कुछ तैयारियां अधूरी रह जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। फिर वो BSP की स्थापना लगभग 4 महीने बाद बाबा साहेब के 93 जन्मदिन के मौके यानी 14 अप्रैल 1984 को करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को DS4 के निर्माण के ठीक 11 साल बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया जाता है।
ये तारीख बड़े सोच समझकर दलितों और मुसलमानों को भयभीत करने के लिए चुनी गई थी। जरा इससे भी समझिएगा कि बाबा साहेब ने संविधान को सौंपते हुए किसी सड़क चौराहे पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट असेंबली में कहा था कि कल से हम दो धारी जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां हमें लोकतंत्र में एक वोट एक कीमत की समानता प्राप्त होगी। अगर हम इस सामाजिक गैर बराबरी विषमता को शीघ्र ही दूर नहीं कर पाए तो इस विषमता से पीड़ित लोग इस खूबसूरत संवैधानिक व्यवस्था के ढांचे में पलीता लगा देंगे। मान्यवर कांशीराम साहब के इस बहुजन आंदोलन से दलित और मुसलमान आपस में भाईचारा बनाते हुए नजदीक आ रहे थे। गैर बराबरी वाली विषमता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में कहीं ये दलित और मुसलमान आगे चलकर एक होते हुए पालीता न लगा दें, इसलिए दलित और मुसलमान दोनों को आतंकित करने के लिए बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण वाला 6 दिसंबर 1992 तारीख चुनी गई थी। इधर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है। कम लोगों को ही जानकारी है कि बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम साहब में एक बहुत ही बड़ा बौद्ध धम्म का साम्य था। बाबा साहेब 5 दिसंबर 1956 को लॉर्ड बुद्धा एवं हिज धम्मा की प्रस्तावना लिखकर 6 दिसंबर को चिर निद्रा में सो जाते हैं। उन्हें 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के मध्य केवल एक रात्रि के कुछ पल मिले थे। वही मान्यवर कांशीराम साहब ने 8 अक्टूबर 1981 को बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर यानी BRC की स्थापना करी थी। इसके ठीक 25 साल बाद 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर कांशीराम साहब भी चिर निद्रा में सो जाते हैं। जहां बाबा साहेब को सिर्फ एक रात का समय मिलता है, वहीं मान्यवर कांशीराम साहब को 25 साल का समय मिलता है, जिसमें मान्यवर कांशीराम ने बौद्ध धम्म से प्रेरित अपने बहुजन आंदोलन को कन्याकुमारी से करगिल तक, कच्छ से कोहिमा तक देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया था। जरा सोचिए, दोनों महान पुरुषों के व्यक्तित्व में कितना अद्भुत बौद्ध धम्म का साम्य रहा होगा। इन 25 सालों में मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहेब के सपनों के प्रबुद्ध भारत की राजनीतिक दिशा और दशा को ही बदल कर रख दिया। गंभीरता से देखा जाए तो आज हमारे भारत देश की राजनीति मान्यवर कांशीराम साहब के सुझाए दर्शन के हिसाब से ही चल रही है। ऐसे बहुजनों के मसीहा को हमारा शत शत नमन है। इसी के साथ अपनी आज की बात को समाप्त करते हुए मैं सीमा शाही आपसे इजाजत लेती हूँ। आपको बता दें कि अभी जो कुछ भी आप सुन रहे थे, ये सब सिंह साहब के विद्यालय से के लेखक श्रीमान सोबरन सिंह जी का लेखन था और इसके प्रस्तुतकर्ता थे श्री अरविंद कुमार जी।